हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइकल डीके स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। चलिए, जैसे कि हम जानकारी के लिए आपको बता दें बाबू, इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिकों को अध्ययन किए थे, है ना। क्या क्या टॉपिकों को देखे थे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और बातें करेंगे। ज़रा नोट कीजिए, इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। इससे पहले टॉपिक जो हम लोग अध्ययन किए थे बाबू, न्यूक्लिक एसिड अध्ययन किए। थोड़ा सा हम रिकैप आपको दे देते हैं। टॉपिक जो आपको पढ़ाया गया था ऑनलाइन में, जो पढ़ाया गया था, ज़रा ध्यान देंगे। जो ऑनलाइन क्लास में जो पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे, है ना, थोड़ा सा उसको हम रिकैप दे देते हैं या रिवाइज करा देते हैं आपको। ज़रा नोट कीजिए यहाँ पर, है ना। उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं, उससे आपको थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। तो देखिए, इससे पहले हम आपको जो है ना पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, ज़रा इधर ध्यान दीजिए। न्यूक्लिक एसिड पढ़ा रहे थे बाबू। क्या पढ़ा रहे थे? न्यूक्लिक एसिड पढ़ा रहे थे। इस न्यूक्लिक एसिड में आपको ऑलरेडी जो है ना बताया गया था, किसके बारे में बताया गया था बाबू? डीएनए, और साथ ही साथ किसके बारे में बताया गया था? आरएनए के बारे में बताया गया था, है ना। और जैसे टॉपिक पूरा हुआ था तो इसके तुरंत बाद हम एक टॉपिक और अध्ययन कर लिए थे, जिसमें कि बताया गया था डीएनए एवं क्या आरएनए में अंतर अध्ययन किया गया था बाबू। कोई दिक्कत? ये 2-3 टॉपिक हम लोग अध्ययन ऑलरेडी कर चुके हैं ऑनलाइन क्लास में। कोई दिक्कत? अब ज़रा ध्यान से देखिए, थोड़ा ऑफलाइन को हम देख लेते हैं। ऑफलाइन क्लास में क्या चल रहा है, तो ज़रा नोट कीजिए। ऑफलाइन अगर हम क्लास की बात कर लेते हैं बाबू, तो ज़रा इधर ध्यान दीजिए। अगर हम ऑफलाइन क्लास की बात करें तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आ जाती है कि ऑफलाइन क्लास में जो था, जल्द ही आपको जो है ना, देखिए कितने चैप्टर पढ़ा दिए गए बाबू। 1 चैप्टर पढ़ाए गए हैं, 2 चैप्टर पढ़ा दिए गए, 4 चैप्टर 3 और 4 बाबू। ज़रा नोट कीजिए, हम थोड़ा सा बता दें। 3 और साथ ही साथ 4 पढ़ा दिए गए, यानी टोटल अगर हम बात कर लेते हैं तो कितने नंबर का बाबू? 6 नंबर का ही पढ़ा दिया गया है। फिर इसके बाद जो है ना 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, और साथ ही साथ कितना जो है बाबू, ज़रा ध्यान दीजिए, 5, 6। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। तो यहाँ हो गया। इसके बाद हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं 10, और क्या बाबू, ज़रा ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर 10, 11 और साथ ही साथ 12। इससे जो है ना टोटल 24 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू। ज़रा नोट कीजिए, कितने नंबर का? 24 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा जहाँ भी चल रहा है, जो चैप्टर पढ़ाई हो रहा था, 5 ख़त्म हो गया है, 6 हाल ही में ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ज़रा नोट कीजिए, तो जो है ना ये दोनों मिला करके 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। तो टोटल कितना नंबर का अब तक आपको पढ़ा दिया गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो 6 और 4 10 और 2 12 के 2, और जो है ना कितना, 1 3 1 4 42 नंबर का अब तक आपको 42 नंबर का अब तक पढ़ा चुके हैं बाबू। कहाँ? ऑफलाइन क्लास में। कहाँ? ऑफलाइन क्लास में, ज़रा ध्यान देंगे। और हाल ही में कल से, यानी जो है ना 1-2 दिन के बाद से, यानी कल या परसों से जो है ना, मतलब बता दें कि आज वीडियो डाल रहे हैं, उसके 1 दिन बाद से लगभग अगर हम बात करें तो 7वां चैप्टर स्टार्ट हो जाएगी बाबू। कोई दिक्कत? और इसके तुरंत बाद 8वां होगा स्टार्ट, और 9वां, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। पुनः एक बार फिर से हम क्या कर लेंगे, 10, 11 और 12 को रिकैप ले लेंगे, फिर से एक बार पढ़ लेंगे। और अंत में फिर हम लोग क्या अध्ययन करेंगे बाबू? अंत में हम लोग अध्ययन करेंगे 13, 14, 15, 16, यानी आपका सिलेबस उम्मीद करते हैं कि अगले 2 से 2.5 महीने, अगले से 2 महीने से 2.5 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा बाबू। ये टोटल जितने भी अभी तक बचा हुआ है, जो व्हाइट से लिखा हुआ है, सब टोटल बचा हुआ है, ये पढ़ाया नहीं गया है। अब तक हम इतना नंबर का पढ़ा चुके हैं, और शेष बच गया लगभग कितना नंबर का बाबू? तो लगभग 28 नंबर का और बचा हुआ है। तो लगभग 2 से 2.5 महीना के अंदर वह 28 नंबर और भी क्लियर हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए मन से पढ़िए, और रिवीजन चलता रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन। प्रोजेक्टर जो है ना काफ़ी दिनों से अभी बंद है, गर्मी की वजह से बंद थी, डिस्टर्ब हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो बंद है। जल्दी वो शुरू कर दी जाएगी बाबू। और इसके अलावा मन से पढ़ना है और मेहनत करना है। और हाँ, ध्यान दें, डेली क्विज चल रहा है, ध्यान दें, क्विज जो है डेली चल रहा है बाबू। 1 दिन 20 करके पर डे जो है ना, शाम में 6 से 8 बजे के बीच में
क्यूज जो है ना लगातार 5 गो 11 12 मिला करके क्वेश्चन डाले जाते हैं, क्लास 11 12 के मिला करके 5 क्वेश्चन डाले जाते हैं टेलीग्राम में। क्लास के नाम से टेलीग्राम मिलेगा। देखिए जितना भी आपको सोशल मीडिया दिख रहा है यहाँ पर सामने जो भी दिख रहा है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं है ना, यहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया है तो टेलीग्राम पर क्यूज चल रहा है बाबू। सर्च करना है क्या, तो क्लास का नाम विदाउट डीप के स्मार्ट बायोलॉजी क्लास, सेम नाम टोटल पूरा लिखेंगे तो सर्च में आ जाएगा आराम से, और क्यूज कीजिए बाबू मन से, ठीक है। तो चलिए लोग आगे बढ़ते हैं, तो टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये हो गया क्या, ऑफलाइन को लेकर के बताया गया है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए, और ये जो जना वाइट से लिखा हुआ है ना बाबू, ये पढ़ाना है अभी, ठीक है। और ये उम्मीद करते हैं कि मुश्किल से बहुत कम समय में जल्दी हो जाएगा, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 10 से 15 दिन के अंदर 7 चैप्टर खत्म हो जाएगा, और वह 10 से 15 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। 1 महीना मतलब ये, और 1 डेढ़ महीना में मतलब ओवरऑल मिला करके 2 महीना काफ़ी है, 2 से 2.5 महीना काफ़ी है सिलेबस खत्म करने का, ठीक है। उसके बाद जल्दी रिविजन हम कर देंगे। हो सकता है, उम्मीद है कि अभी जुलाई महीना खत्म होते होते अगस्त के शुरुआत से या मध्य से या ख़त्म होने से पहले रिवीजन स्टार्ट कर देंगे बाबू, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, रिवीजन क्लास भी ध्यान से करना है और मन से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग बढ़ रहे थे आगे, क्या अध्ययन कर रहे थे, डीएनए में आरएनए अध्ययन कर लिए, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए, डीएनए आरएनए में अंतर अध्ययन कर लिए। तो अब थोड़ा सा हम विस्तार डीएनए को देखते हैं, तब उसके बाद फिर आरएनए को देखेंगे, और तब हम डीएनए के टाइप्सों को देखेंगे, आरएनए के टाइप्सों को देखेंगे, यानी प्रकारों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं डीएनए को लेकर के। ज़रा नोट कीजिए बाबू, डीएनए क्या है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो डीएनए आपको दिख रहा है, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, हिंदी में भी सेम होता है डीएनए, तो वैसा जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखे नहीं हम हिंदी क्या लिखें। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं बाबू। तो डीएनए क्या है, तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि डीएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है बाबू। क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है बाबू, तो डीएनए एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। कोई दिक्कत, ये बात क्लियर हो गई। जो क्या करता है, तो जरा ध्यान से देखना है कि माता पिता के गुणों को बाबू, किसका, माता पिता के गुणों को क्या करता है, या लक्षणों को, माता पिता के गुणों या लक्षणों को क्या करता है बाबू, तो एक पीढ़ी से, माता पिता के गुणों या लक्षणों को क्या करता है बाबू, एक पीढ़ी से, जरा नोट कीजिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। एक पीढ़ी से क्या करता है बाबू, दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, या इसी को आप इंग्लिश में बोले सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, जनरेशन का मीनिंग यहाँ से जी शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है, ट्रांसफर करता है या स्थानांतरित करता है। क्या करता है बाबू, तो जरा ध्यान देंगे। डीएनए क्या करता है, डीएनए क्या है एक प्रकार बाबू, डीएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। कैसा है, जेनेटिक मटेरियल, जो क्या करता है, माता पिता के क्या बाबू गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, या उसी को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करता है। और यही वजह है कि हम अपने माता पिता के बिल्कुल जैसे दिखते हैं, या माता पिता के समान दिखते हैं, या माता पिता के हूबहू दिखते हैं। कोई दिक्कत, ये बात बताई गई डीएनए से जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ पहले भी बताया गया था, जो है ना बहुत सारे पॉइंट के डीएनए का खोज कौन किया, कब किया, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रमाणित किसने किया, ये आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है। और आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी गया होगा, कहाँ, तो ऑफलाइन क्लास में। कोई दिक्कत, तो ये सब बातें हैं, ज़रा ध्यान दीजिए बाबू। अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जानकारियाँ देखनी है कि जो है ना माता पिता के गुणों को स्थानांतरित कर रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है बाबू इस प्रकार से होता है। अगर आप डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो हाथ से हम यहाँ पर ऐसे बना देते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है बाबू वो इस प्रकार से होता है, ठीक है, दिख रहा है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका होता है। अब ज़रा नोट कीजिए, तो इस प्रकार से जो है डीएनए के स्टैंड आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक बात और हम यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें कि ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं बाबू, ये जो है ना हैंड डायग्राम है, तो इसलिए इसमें डबल हम लाइन ना दिखा रहे हैं, सिर्फ डबल लाइन होती दिखाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए
अब ध्यान देने वाली बात आ जाती है इसमें कि ये जो संरचनाएं हैं देखिए इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग संख्याओं के रूप में इसके अंदर रहते हैं बाबू। ऐसे इसमें तो कम या ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि हम समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जानकारी डीएनए का स्टैंड ऐसा होता है बाबू, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा 3D भी दिखा देंगे। और ये क्या होते हैं 5' से 3' और 3' से बाबू क्या 5' तक फैले होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये जानकारी आपको दिया गया। अब डीएनए तो स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, और इसी का अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अध्ययन करें तो ज़रा नोट कीजिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होती है बाबू इस टाइप से होता है। ज़रा ध्यान से आप देखिएगा, हम यहाँ पर बना रहे हैं, आप ध्यान से इसको समझेंगे बाबू। ये 11 12 दोनों में काम आती है, तो ये दोनों बच्चों के लिए जो है ना बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो ज़रा आप ध्यान से इसको देखिए। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, ये देखिए हम दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर ऐसे बाबू, ठीक है, हाथ से बना रहे हैं। और इसका जो हम 3D पिक्चर भी दिखाएंगे, मतलब जो ऑलरेडी जो है बनाया रहता है प्रिंटेड स्मार्ट बोर्ड है तो उसको भी हम दिखाएंगे। पहले हम हाथ से बना दे रहे हैं ताकि आपको भी लगे कि हाँ सर जी भी मेहनत कर रहे हैं तो आपको हमें भी मेहनत करना है, तो इसलिए हम हाथ से बना दे रहे हैं बाबू। क्योंकि जो है ना बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता है, तो आपको प्रयास करना है कि हैंड डायग्राम बनाते रहनी, हाथ से डायग्राम को बनाने के बहुत प्रयास करनी है। चलिए तो देखते हैं। जरा ध्यान से देखते जाइएगा बाबू कैसे हम बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर नोट कीजिए, आपको षष्ठभुजाकार आपको ये स्ट्रक्चर देखना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या होती है बाबू, फॉस्फेट होती है, पी होता है। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये केमिकल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर है बाबू डीएनए का। जरा ध्यान देंगे, इसको और भी विस्तार से बनाया जा सकता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, तो जो शुगर है डीएनए में कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है बाबू इस प्रकार से बनता है। ज़रा ध्यान देंगे तो देखिए इस प्रकार से इसका स्ट्रेन को हम दिखाते हैं, दिख रहा है, इस प्रकार से हम इसको दिखाते हैं। तो ये ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। तो इतना हम विस्तार नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिखाएंगे तो फिर जो ना स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। ऐसे हम आपको ऑलरेडी पढ़ा भी होंगे या पैकेज में मिला होगा तो पैकेज में भी दिया हुआ होगा, ठीक है। आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने पर ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 12 दोनों बच्चों के लिए है क्योंकि दोनों में सेम पढ़नी है बाबू। थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, एनसीईआरटी के बेस्ट में भी है ये बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए बाबू, हम जानकारियाँ आपको क्या दे रहे थे। देखिए यहाँ पर ज़रा नोट कीजिए, यहाँ पर कुछ संरचनाएं दिख रही है, तो ज़रा आप ध्यान दीजिए क्या संरचनाएं हैं। ये जो आपको 5' से 3' दिख रही है, 3' से 5', ये जो उलझा हुआ आपस में स्टैंड है, इसी स्टैंड को सीधा कर दिया गया है समझाने हेतु, ठीक है। और इसी स्टैंड को हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। 5' इधर है तो यहाँ पर देखिए ऐसा शुरू हुआ था, यहाँ पर ऐसे चला था इधर, लेकिन जब इसको हम सीधा कर दिए तो ये हो गया 3', ठीक है। और जस्ट देखिए यहाँ पर 3' है तो यहाँ लिख देंगे हम, और इसको सीधा कर दिए तो यहाँ हो गया क्या बाबू 5'। ज़रा इसको ध्यान से देखना है, 5' हो गया। अब चलिए इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होती है बाबू, ज़रा ध्यान देने वाली बात है। इसमें हम लोग एक सिंबल दे देते हैं, क्या देते हैं ज़रा ध्यान से देखिए। ये शुगर है, ये हम लोग इसको दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, शुगर को हम लोग ए से यहाँ पर दिखा देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये बात समझ में आ रही है। क्या दिखा दे रहे हैं बाबू, शुगर। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात ज़रा ध्यान देने वाली बात आ जाती है किसको लेकर के, ये जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ जाती है, देखिए इसमें और भी बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं बाबू, अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अब कौन कौन होते हैं तो यहाँ पर हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर, आप इसके अनुसार आप ध्यान देंगे। चलिए ज़रा इसको ध्यान देते जाएंगे बाबू, ताकि जो है ना आपको समझने में मदद मिले। और एक केमिस्ट्री का भी चीज़ है, इस केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात का बखूबी ध्यान रखें। चलिए तो देखते हैं आगे, ध्यान से इसको आप नज़र जो है ना
इस पर डालेंगे या ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे अच्छी तरह से। ये इससे कनेक्ट रहती है बाबू, क्या होती है, कनेक्ट होती है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होती है। ऐसे कनेक्ट रहता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कनेक्ट रहेगा और इसी का हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल 3D दिखाएंगे ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा मदद मिल जाए समझने और सीखने में, है ना। तो देखिए, तो ये जानकारियाँ हम आपको दे रहे थे बाबू, क्या दे रहे थे, तो देखिए ये हो गया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसी में थोड़ा सा हम कुछ बातों को ध्यान रखते हुए इसमें कुछ स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। तो ज़रा नोट कीजिए, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बाबू, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम देख लें नीचे जो आपको बताया जा रहा था, इसमें अगर हम देखें तो ज़रा ध्यान दीजिए बाबू, इसमें जो होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, दिख रहा है। अब ये कैसे होते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए ये टोटल इसमें 10 गो लाइन होते हैं बाबू, इसमें तो कम दिखाया गया है लेकिन टोटल ऐसे 10 गो होते हैं। कितने होते हैं, यहाँ से यहाँ तक, देखिए ऐसे यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात कर लेते हैं तो दूरी जो होती है बाबू वो कितनी होती है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, कोई दिक्कत। और इसमें टोटल कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं, दिख रहा है। कितने होते हैं बाबू, 10 पेयर। तो इसमें तो 10 पेयर नहीं दिखाया गया क्योंकि स्टाइल जो है ना बना है तो यहाँ पर छोटा है तो 10 गो लाइन खींच नहीं पाए हैं, कमी है, लेकिन आपको 10 गो मान के चलनी है। उसी 10 में से जो है ना, इसी 10 में से क्या किया गया बाबू, तो 4 जो है ना स्टैंड को, यानी जो है ना नाइट्रोजनस बेस को लिया गया है और ले करके जो है ना यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, कोई दिक्कत। चलिए क्लियर हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा हम दे देते हैं बाबू, थोड़ा सा समझने में सुविधा हो जाएगा कि एस का मतलब क्या है, शुगर, पी का मतलब क्या है बाबू, फॉस्फेट, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से ए का मतलब क्या है, एडिनिन। जी का क्या मतलब है बाबू, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो जी का मतलब जो है वो क्या है, गुआनिन है। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं टी का जो है ना क्या है, थायमिन है। और सी का क्या है बाबू, साइटोसिन है, दिख रहा है। ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, किसको लेकर के दिया हुआ है बाबू, तो जरा आप ध्यान से देखिए। देखिए ये किसके से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे, ये डीएनए को लेकर के दिया हुआ है। ये क्या है बाबू, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, डीएनए में जो शॉर्ट नाम यूज किए गए हैं उसका इंस्ट्रक्शन है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए तो इसी को हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि आखिर जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ठीक है ना, और एक ट्रिपल बॉन्ड जो दिख रहा है ये किस प्रकार होते हैं कनेक्ट, इसी को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम एक स्लाइड नेक्स्ट ले लेते हैं और इसी में हम लोग देखते हैं। जरा आप ध्यान से देखिएगा, आपको ध्यान से इसको देखनी है बाबू और समझनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जरा हम इधर दिखा रहे हैं, आपको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा मदद मिल जाएगा अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे तब। शायद आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा कर दिए हम। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ज़रा नोट कीजिए बाबू क्या हम बता रहे थे, ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ये जो है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया शुगर, यही ना हम दिखा रहे थे। देखिए शुगर है, यहाँ पर दिखाया गया एडेनिन, फिर जो है ना यहाँ दिखाया गया गुआनिन, ठीक है। उसी प्रकार से जो है देखेंगे अलग अलग जो है ना नाइट्रोजनस बेस दिखाए गए हैं, ठीक है। तो आप ज़रा नोट कीजिए कि जब दो, देखिए ये दिखाया गया एडेनिन और थायमिन, यहाँ पर दिख रहा है ना, क्या है बाबू, एडेनिन थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। जहाँ भी एडेनिन थायमिन या थायमिन और एडेनिन होगा वहाँ डबल बॉन्ड रहेंगे। एक बतौर थोड़ा सा यहाँ इंस्ट्रक्शन के लिए आपको जानकारी के लिए दे दे कि जब भी जुड़ेगा तो कौन बाबू, जब भी जुड़ेगा तो एडेनिन किसके साथ, थायमिन के साथ, या थायमिन जब भी जुड़ेगा तो एडेनिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी प्रकार से साइटोसिन क्या बाबू, तो 3 नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ेगा, किसके साथ, गुआनिन के साथ। और गुआनिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, किसके साथ जुड़ेगा वो, साइटोसिन के साथ। तो यही चीज़ यहाँ पर देखेंगे। तो जब ए रहेगा इस तरफ तो दूसरी तरफ रहेगा टी, अगर इस तरफ टी रहेगा तो उस तरफ ए रहेगा। इसमें पूरा नाम लिखा हुआ भी है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, एडेनिन है तो थायमिन। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर थायमिन इधर है तो एडेनिन क्या है, उस तरफ है, कोई दिक्कत। अब ज़रा ध्यान दीजिए, दूसरी बात और हम जानकारी के लिए आपको बता दें, इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर क्या है बाबू, साइटोसिन है, किसके साथ जुड़ा है, गुआनिन के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल। यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो ज़रा ध्यान दीजिए,
यहाँ पर क्या है, ग्वानिन जो है ना किसके साथ जुड़ रहा है, साइटोसिन के साथ। तो ये पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाया गया बाबू। इसी को आप थोड़ा बड़ा करके देखना चाहें कि डबल बॉन्ड कैसे जुड़ते हैं, तो आप जरा यहाँ पर नज़र डाल लीजिए, एक नज़र, तो ये आपको दिख जाएगा। दिख रहा है कैसे जो है ना अष्टक पूरा करता है, या जो अपना वैलेंसी को बैलेंस करता है। अष्टक हो अगर कार्बन है तो ये जो है ना वैलेंसी को बैलेंस करेगा, या अन्य एलिमेंट्स भी इस प्रकार से वैलेंसी को बैलेंस करते हैं बाबू। कोई दिक्कत दिख रहा है? ये तो डीऑक्सीराइबोज का शुगर, और जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर में जो है ना एडेनिन भी बताया गया था, और थायमिन भी नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। और साथ ही साथ क्या बोलेंगे, तो डीएनए में और आरएनए में जो है ना, दोनों में जो है ना शुगर के बारे में बताया गया था, नाइट्रोजनस बेस के बारे में बताया गया था। जो भी उसके अंतर्गत एलिमेंट्स होते हैं वो सभी बताए गए थे। उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखा गया था कि जो है ना एडेनिन का स्ट्रक्चर बताया गया था, थायमिन का स्ट्रक्चर बताया गया था। तो देखिए उसी स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बाबू और जुड़ते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं किसमें, तो ज़रा ध्यान दीजिए, उसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं तो साइटोसिन और किसमें बाबू, ग्वानिन में, या ग्वानिन और साइटोसिन दोनों बात बराबर ही है। तो इसमें क्या होते हैं, तो देखिए स्ट्रक्चर इसका भी आपको दिखाया गया था, है ना। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं बाबू, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3। तो इसी को हम इतना बड़ा ना करके या इतना बड़ा ना दिखाते हुए यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट में ऐसे दिखा दी जाती है बाबू। कोई दिक्कत, क्योंकि उतना जो है ना बनाने में समय लगती है, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये चीज़ें चला जाता है। तो इस बात का बखूबी ध्यान रखो। ऊपर वाला इधर दिखाया गया है, और अगर हम बात कर ले दूसरा, तो यहाँ पर नीचे वाला दिखाया गया बाबू। कोई दिक्कत, ये डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर सेम आपको चीज़ें दिख रही है। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ रहा है। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं डबल बॉन्ड, किसके बीच, थायमिन और एडेनिन के बीच, या एडेनिन और थायमिन के बीच, ये सेम चीज़ें यहाँ पर दिख रही है बाबू। देखिए एडेनिन है और ये क्या है, थायमिन। तो ए और टी, तो ए और टी के बीच में सेम दिख रहा है। इसको आप ध्यान से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। कोई दिक्कत, क्लियर हो गई? चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और यही स्ट्रक्चर है बाबू। देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं और इसी से जुड़ा हुआ कुछ बातों को और सीख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई? अब इसी में 2-3 पॉइंट आपको बताया गया था, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड हम बताए थे बाबू। ज़रा नोट कीजिए कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो ज़रा ध्यान से देखिए इसको हम, देखिए तो अगर हम बात कर ले तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 2-3 बातों का ध्यान रखना है बाबू। क्या क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए, और इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड कहते किसको हैं। तो देखिए हम बताए थे, ऑलरेडी बताए थे कि जब इसको पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, तब ज़्यादा आप सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, पहले तो इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं, इसके बारे में हम पढ़ा देते हैं और तब बताते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया बाबू, न्यूक्लियोटाइड। इसको हिंदी में भी हम सेम बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड को हिंदी में न्यूक्लियोटाइड ही कहा जाता है। ध्यान देने की बात है कि न्यूक्लियोटाइड में 2-3 चीज़ें होती है बाबू। क्या होती है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। एक जो होती है वो होता है शुगर। दूसरी बात क्या है बाबू, प्लस में जो है ना जुड़ता है फॉस्फेट। क्या जुड़ता है बाबू, फॉस्फेट। और उसी प्रकार से यहाँ पर एक और जुड़ते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, कोई दिक्कत? और ये नाइट्रोजनस बेस 4 प्रकार के आपको डीएनए में पढ़ाए गए थे। फॉस्फेट तो सेम ही होती है, ठीक है, और शुगर तो सेम ही होता है, कोई दिक्कत? अब इसके सूत्र भी आपको अलग अलग दिखाए गए थे बाबू, याद कीजिए। डीएनए में जो क्या होता है, शुगर होती है, उसका जो सूत्र होता है C5H10O4 होता है बाबू, कोई दिक्कत? उसी प्रकार से अगर हम फॉस्फेट की बात करें तो इसमें होता है PO4 यह स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें तो जो है ना नाइट्रोजनस में बहुत तरह के होते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे। एक होते हैं क्या, एडेनिन, थोड़ा सा लंबा चलेगा तो हम कुछ को लिख देते हैं यहाँ पर, इसका भी सूत्र ऐसे तो आपको पीछे में हम पढ़ा ही दिए हैं, है ना। तो देखिए इसमें एडेनिन, और दूसरा हो गया ग्वानिन, और तीसरा हो गया थायमिन, और चौथा हो गया साइटोसिन, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया कितने तरह के, 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस हो गए बाबू। किसके अंदर पाए जाने वाले, तो डीएनए के अंदर। क्लियर हो गया, है ना। ध्यान देंगे यहाँ पर 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस हैं, कोई दिक्कत? समझ आ रही बात? अब ज़रा ध्यान दीजिए कि जब इस प्रकार से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं जो है ना, तो इन चारों में से कोई एक होना चाहिए, और एक फॉस्फेट होना चाहिए, और एक शुगर होनी चाहिए। अगर तीनों मिलते हैं तो इन
तीनों के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं बाबू? तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसके सूत्र हम एक दो का सूत्र लिख भी देते हैं जगह जहाँ पर है। देखिए इसका होता है C5H10 C5H5N5। कोई दिक्कत? अब उसी प्रकार से इसका होता है C5H5 तरीके सट जा रहा और N5O होता है। इस प्रकार से ऐसा सूत्र आप मिला लेंगे एक बार, एक केमिस्ट्री का चीज़ है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, ऑलरेडी हम बताए हैं इसमें, तो जानकारियाँ दे दिए। तो चलिए देखते हैं, ये सूत्र हो गया और इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी आपको ऑलरेडी बताया गया बाबू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए तो जानकारियाँ दी कि जब शुगर मिले, फॉस्फेट मिले और चारों नाइट्रोजन बेस में से कोई एक मिल जाए तो उसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? न्यूक्लियोटाइड्स। तो चलिए इसी स्टेन में हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। जो स्ट्रक्चर अध्ययन कर रहे थे इसको एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात आ जाती है बाबू, ज़रा नोट कीजिए। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है फॉस्फेट को दर्शा रहा है। तो चलिए यहाँ से ऐसे ऐसे, चलिए इसमें हम डायरेक्ट दिखा देते हैं। ये जो संरचनाएं आप देख पा रहे हैं, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये बाबू क्या दर्शा रहा है? फॉस्फेट को। क्या दर्शा रहा है बाबू? फॉस्फेट को दर्शा रहा है। तो सॉरी न्यूक्लियोटाइड को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तीनों हैं। एक किसको दर्शा रहा है बाबू? न्यूक्लियोटाइड्स को दर्शा रहा है। न्यूक्लियोटाइड सिंगल है, एस नहीं रहेगा, न्यूक्लियोटाइड को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है बाबू? न्यूक्लियोटाइड को। लेकिन यही ढेर सारा हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल है, फॉस्फेट, शुगर और ये क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड। उसी प्रकार से और भी हो सकता है। देखिए इसको और इसको एक साथ हम जो है जोड़ दें तो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। उसी प्रकार से इसको जोड़ दें तो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। और जब ढेर सारा जो है न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, जो है दिखाया हुआ, तो उसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इस प्रकार के जो है ना फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के क्रम होते हैं, श्रृंखला होते हैं बाबू। कोई दिक्कत? ये बात क्लियर हो गई? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब उसी प्रकार से हम न्यूक्लियोसाइड को सीखते हैं। देखिए चाहें तो यहाँ पर भी इसको आप दिखा सकते हैं। कैसे यहाँ पर दिखा सकते हैं? तो ज़रा आप ध्यान से देखिए। दिख रहा है? देखिए तो चला ज़रा ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? देखिए यहाँ पर कोई भी एक ले सकते हैं। यहाँ से हम मान लीजिए बीच में इसी को ले लेते हैं। चलिए इसको ले लीजिए आप। देखिए यहाँ से ऐसे ये जो संरचना दिख रही है, ये प्रदर्शित कर रही है बाबू किसको? न्यूक्लियोटाइड्स को। किसको प्रदर्शित कर रही है बाबू? न्यूक्लियोटाइड्स को प्रदर्शित कर रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो गई? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, हम लोग देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स को देख लिए, अब थोड़ा सा हम न्यूक्लियोसाइड को देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड को देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है बाबू। इस बात का बखूबी आप ध्यान रखें। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इससे जुड़ा हुआ जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस बात का बखूबी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें कुछ नहीं बाबू, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं बाबू? शुगर प्लस इसमें क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस, इसको एन बेस भी आप चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर अगर पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा बाबू? तो उन्हें हम लोग न्यूक्लियोसाइड के नाम से जानते हैं। अब कैसे? तो ज़रा ध्यान से देखिए। इसलिए स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं इस पर और इसको देख लेते हैं, है ना। तो देखिए ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं बाबू, ये जो संरचनाएं 2 आपको दिख रही है, क्या दिख रही है? देखिए ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है बाबू? तो इन संरचनाओं को अगर हम चाहें तो इन संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो ज़रा नोट कीजिए। इन संरचनाओं को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड कहते हैं।
क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि इसमें शुगर और नाइट्रोजनस बेस है। क्या है बाबू, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। और हम आपको पीछे तुरंत ही जब इंस्ट्रक्शन के रूप में या जो है इंट्रोडक्शन के रूप में दिए या जो है हिंट के रूप में दिए कि जब शुगर के साथ क्या हो जाए, नाइट्रोजनस बेस, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बाबू, न्यूक्लियोसाइड के नाम से जानते हैं। लेकिन जब शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या हो जाए, फॉस्फेट भी आकर के जुड़ जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा बाबू, न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, ये तो स्ट्रक्चर में हम लोग अध्ययन कर लिए। दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर था, इसको भी देख लेते हैं। ये तो दिखाया गया था। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, तो देखिए ये जो संरचनाएं दिख रही है, ये क्या दिखाया गया है, सिंगल दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर ये जो संरचना दिख रहा है, एक की दर्शा रहा है, तो न्यूक्लियोसाइड को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है बाबू, न्यूक्लियोसाइड को दर्शा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बात क्लियर हो गई, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। और ऐसे अगर न्यूक्लियोसाइड जो है ना और न्यूक्लियोटाइड जो है ना, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे डीएनए का स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जाएगी बाबू। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या अध्ययन करेंगे। तो चलिए, ये तो हम आपको बेसिक जानकारियाँ दे दिए, डीएनए से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, उसके स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ, डीएनए के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ बाबू, ध्यान देंगे किससे जुड़ा हुआ, तो डीएनए के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ बेसिक जानकारियाँ हम दिए। और उसके स्ट्रक्चर में जो क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो मिल करके आपस में या संयोजित करके क्या क्या बना सकते हैं। तो अगर शुगर मिल जाए और क्या मिल जाए, जो है फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस तीनों के समूह हो जाए या मिलने रहे, तो उसे क्या कहा जाएगा, वो न्यूक्लियोटाइड्स। और क्या, शुगर और नाइट्रोजनस बेस केवल रहेंगे, फॉस्फेट नहीं रहेंगे, तो उन्हें कहेंगे हम न्यूक्लियोसाइड्स। कोई दिक्कत क्लियर हो गई। अब चलते हैं, और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स के समूह रहेंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं बाबू, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अगर ऐसे ऐसे ढेर सारे जो है दर्शा दें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है, उतना ही डीएनए के स्ट्रैंड की लंबाई ज़्यादा होगी बाबू। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे क्या, ज़रा ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा बाबू, वो टॉपिक का नाम होगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे, टॉपिक का नाम होगा टाइप्स ऑफ डीएनए। ऐसे जो है ना टाइप्स तो होते नहीं हैं, लेकिन तो भी हम लोग अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बाबू, वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। कोई दिक्कत, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बात करते हैं।